हेलो एवरीवन, दिस इज ऋतु एंड वेलकम टू स्टडी मोर नॉलेज। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ हम कर रहे हैं और आज हमारी ये हिंदी की क्लास है। तो अल्टरनेटिव डेज में हम ये सीरीज़ कर रहे हैं, जैसे कि एक दिन हिंदी की करेंगे और एक दिन रीजनिंग की करेंगे। इसके अलावा टीचिंग मेथड्स पर भी आपको वीडियो मिलनी शुरू होगी जल्दी ही। तो ये है हमारी 1000 से भी ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला और इसमें हम डेली कुछ ना कुछ नए क्वेश्चंस को इंक्लूड करेंगे जो कि वेरियस टीचिंग एग्जाम्स में पूछे गए हैं। लेकिन आपके जो ये सीरीज़ रहेगी वो सभी एग्ज़ाम्स के लिए यूज़फुल रहेगी, सिर्फ टीचिंग एग्ज़ाम्स ही नहीं, नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी ये यूज़फुल रहेगी। तो आप मुझे सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज है हमारा ये, और ये इंस्टा आईडी है, ऑफिशियल आईडी है ये, और टेलीग्राम पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के इस क्लास में हमने कौन से क्वेश्चंस लिए हैं? तो आज का हमने पेपर लिया है टीजीटी हिंदी फीमेल का। इसका जो जनरल सेक्शन है उसका हमने सामान्य हिंदी लिया है, क्योंकि आपको पता ही है जो जनरल या फिर कॉमन पेपर जो होता है 100 नंबर का, वो सभी के लिए ही कॉमन है। उसमें पैटर्न लगभग सेम ही रहता है सभी एग्ज़ाम्स में। तो ये है हमारा 15 सितंबर में ये एग्ज़ाम हुआ था 2018 में। तो इससे हमने ये क्वेश्चंस लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज की क्लास का देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है, दो शब्द दिए हुए हैं, सरपट भागना, यानी इसको हम वाक्यांश कह सकते हैं। इसके अर्थ में कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होता है? तो इसके लिए हमसे मुहावरा पूछा है। सरपट भागना जो वाक्यांश है, इसके लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त होगा? तो इसका सही उत्तर हम देख लेते हैं। सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सेकंड, 9-2-11 होना। तो 9-2-11 होना मतलब बहुत ही तेज़ी से भागना, एकदम से भाग जाना। तो सरपट भागना भी इसे हम कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा सही उत्तर हो जाएगा। और मुहावरे देख लेते हैं। जैसे कि एक मुहावरा होता है अंधे की लाठी, और इसका अर्थ होता है एकमात्र सहारा। एक मुहावरा है हमारा कलेजा फटना। कलेजा फटने का मतलब होता है बहुत दुख होना। चांदी होना, चांदी होने का मतलब लाभ ही लाभ होना। तो मुहावरे जो हैं हम एक तरह से भाषा में आकर्षक रूप लाने के लिए प्रयुक्त करते हैं। भाषा को आकर्षक बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उसने यह चित्र पेंसिल से ही बना दिया। वाक्य के रेखांकित अंश में कारक है। तो कारक इसमें बताना है पेंसिल में कौन सा कारक है। वैसे तो ये पेंसिल के बाद जो से है उसमें भी होना चाहिए अंडरलाइन, तो लेकिन कोई बात नहीं, इसके आधार पर भी हम समझ सकते हैं। तो इसका सही उत्तर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो इसमें होगा हमारा करण कारक। तो यहाँ पर जो पेंसिल है हमारी, ये एक साधन के अर्थ में प्रयुक्त हुई है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमारा करण कारक हो जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करें कारकों की, तो कारक जो होते हैं हमारे, इसको एक बार परिभाषा इसकी देख लेते हैं। क्रिया को करने वाला या क्रिया को पूरा करने में उसकी मदद करने वाला शब्द जो होता है या चिन्ह होता है वो कारक कहलाता है। और कारक होते हैं 8 प्रकार के। तो 8 आपके यहाँ पर दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। और इनके जो चिन्ह हैं, कारक को पहचानने के चिन्ह भी आपके सामने दिए हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन में कौन सा था, जो हमारा आंसर था वो था करण कारक। पहले इसको देख लेते हैं। तो करण जो है हमारा साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे कि हम कलम से लिखते हैं, पेंसिल से लिखते हैं। ये जो से है जो साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, तो वहाँ पर होता है हमारा करण कारक। बाकी बात करें कर्ता की, तो कर्ता होता है जो कार्य करता है, उसके लिए हम ने चिन्ह का प्रयोग करते हैं कर्ता कारक के लिए। कर्म कारक के लिए हम को चिन्ह का प्रयोग करते हैं। संप्रदान कारक के लिए हम के लिए कारक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अपादान के लिए होता है से। तो देखो दोनों से में क्या अंतर है, करण में भी से आया है, तो करण में जो से होता है वो साधन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन जो अपादान के लिए जो से प्रयुक्त होता है ये अलग होने के अर्थ में होता है। जैसे कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, तो वृक्ष से जो पत्ते गिर रहे हैं वो अलग हो रहे हैं, वहाँ पर हमारा अपादान कारक होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ से हम कोई काम कर रहे हैं, कोई साधन का काम कर रहा है, तो वहाँ पर करण कारक होगा। फिर आता है संबंध कारक। संबंध में आता है आपका जैसे का, की, के, रा, री, रे, वो यहाँ पर लिखा नहीं है लेकिन वो भी होता है। जैसे तुम्हारा, तुम्हारे में क्या आ रहा है, रा आ रहा है लास्ट में, इस तरह से तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, तो वहाँ पर भी हमारा होता है संबंध कारक। फिर है अधिकरण कारक। अधिकरण के जो कारक चिन्ह हैं वो है में और पर। इसके बाद है हमारा संबोधन कारक। ये बहुत ईजी है, पहचाना जाता है ऐसे ही, हे, अरे, इस तरह के शब्द इसमें प्रयुक्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन वाला वर्ग कौन सा है? तो इसका सही उत्तर देख लेते हैं।
सही उत्तर इसका होगा ऑप्शन नंबर 4, य ल व। तो ऑप्शन में 3 ही है, इसलिए 3 का ही हम सेलेक्ट करेंगे, लेकिन वैसे जो टोटल हैं ये 4 होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, य र ल व, तो ये 4 होते हैं अंतस्थ व्यंजन। और बाकी इसके अलावा और देख लेते हैं कौन कौन से व्यंजन होते हैं। ऊष्म व्यंजन होते हैं ये 4, श, श, स, ह। तो ये जो श है इनका जो उच्चारण स्थान है अलग अलग है, इनके उच्चारण की जो ध्वनि होती है वो थोड़ी सी अलग अलग होती है, तो ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन होते हैं हमारे क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग, ट वर्ग और प वर्ग। वर्ग क्यों हमने यहाँ लगाया है, क्योंकि क वर्ग में जो भी आते हैं आपके 5 व्यंजन आते हैं वो सभी इसमें शामिल हैं। तो क वर्ग में क, ख, ग, घ, अंग, ये सभी आपके क वर्ग में आते हैं। तो ये जो सभी वर्ग हैं ये हमारे होंगे स्पर्श व्यंजन। तो इसके अलावा हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं, वो भी होते हैं 4, वो भी इम्पोर्टेंट हैं। आगे आने वाले जो वीडियोस होंगे उनमें धीरे धीरे सभी चीज़ों को पढ़ लेंगे, तो जो चीज़ें सामने आती जाएंगी उसी को हम एक्सप्लेन करते चलेंगे, तो सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। अब निम्नलिखित में अशुद्ध पद कौन सा है, तो इसमें हमें बताना है अशुद्ध पद। आपको ऑप्शन में दिया गया है, तो वाक्य है हमारा, मेरा बेटा और बेटी बाजार गई है। तो इसमें जो हम सही उत्तर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गई है जो है ये हमारा अशुद्ध पद है। क्यों? क्योंकि इसमें बात हो रही है दो लोगों की, मेरा बेटा और बेटी बाजार गए हैं। अब ये 2 लोग जा रहे हैं बाजार, तो दोनों के लिए ही हम क्रिया का प्रयोग करेंगे, ना कि सिर्फ बेटी के लिए, क्योंकि इसमें क्या किया गया है, जो बेटी है बाद में जो हमारा दिया गया है संज्ञा शब्द, उसके लिए ये प्रयुक्त की गई है क्रिया, लेकिन हम दोनों के लिए ही प्रयुक्त करेंगे। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, वह पत्र लिख रही है, वाक्य के रेखांकित अंश में कारक कौन सा है। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन नंबर 1, कर्म। तो देखो इसमें कर्म क्यों होगा, तो अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इसमें को विभक्ति का लोप हो रहा है, मतलब को विभक्ति चिन्ह जो है इसमें गायब है। जैसे कि वह पत्र को लिख रही है, पत्र कोई तो लिख रही है ना, तो इसमें जो है हमारा हो जाएगा कर्म कारक। अगर इन चिन्हों की आप बात करें कारक चिन्हों की, तो कर्ता का होता है ने, कर्म का होता है को, तो को विभक्ति चिन्ह का इसमें लोप हो रहा है, तो हमारा इसमें कर्म कारक है। तो को विभक्ति के अलावा भी हम दूसरे तरीके से भी इसकी पहचान कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसकी परिभाषा देखें तो हम कह सकते हैं कि वह वस्तु या व्यक्ति जिस पर वाक्य में की गई क्रिया का प्रभाव पड़ता है, वस्तु या व्यक्ति जिस पर भी क्रिया का प्रभाव पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। तो जैसे अगर हम देखें एग्जाम्पल को, वह पत्र लिख रही है, वह पत्र लिख रही है, इस वाक्य में क्या हो रहा है, जो लिखना क्रिया है इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्म यानी कि पत्र पर पड़ रहा है। तो इस तरह से भी हम इसको पहचान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, परीक्षा शब्द में उपसर्ग लगा है, तो परीक्षा शब्द में जो उपसर्ग लगा है वो है हमारा परि उपसर्ग, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो परि जमा ईक्षा से बना है ये परीक्षा, तो इसमें क्या होता है, उपसर्ग जो होते हैं हमारे शब्दों के प्रारंभ में जोड़े जाते हैं और मूल शब्द में जुड़ करके एक नए शब्द का ये निर्माण करते हैं। तो अगर हम परि से रिलेटेड और परि उपसर्ग से और शब्दों की बात करें कि कौन कौन से शब्द बनते हैं, तो परि का मतलब क्या होता है, आसपास या फिर चारों ओर, और परि से हमारे और शब्द बनते हैं जैसे परिजन, परिक्रम, परिपूर्ण, परिमाण। प्र उपसर्ग है हमारा, इससे बनते हैं हमारे शब्द, और इसका अर्थ क्या होता है, अधिक या फिर आगे। शब्द बनते हैं इससे प्रख्यात, प्रबल, प्रस्थान, प्रकृति। सु उपसर्ग है, इसका मतलब होता है अच्छा और अधिक, इससे बनते हैं हमारे सुजन, सुगम, सुशिक्षित, सुपात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजकल शब्द में समास है, तो इसमें कौन सा समास है देख लेते हैं। तो सही उत्तर होगा हमारा द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास की पहचान क्या होती है, देखो जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता है, तो वो द्वंद्व समास कहलाता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है, दोनों पद इसमें प्रधान होते हैं और दोनों के बीच एक तरह से द्वंद्व रहता है, मतलब कोई भी एक दूसरे से कम नहीं है, तो इसीलिए इसका नाम रखा है द्वंद्व समास। और पहचान इसकी सबसे बड़ी ये है कि दोनों पदों के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग होता है,
लगभग जो भी शब्द आप देखेंगे इसके द्वंद्व समास के, उनमें लगभग योजक चिन्ह का प्रयोग होता है। और विग्रह की बात करें तो कुछ इस तरह से इसका होता है कि जैसे नदी नाले ये समस्त पद है, हमारा समास का पद है, तो इसका विग्रह हम करेंगे तो और इसमें लगा देंगे बीच में नदी और नाले। ऐसे ही हमारा जो क्वेश्चन में था उसका भी इसी तरह से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किनारा शब्द का पर्यायवाची है। तो किनारे का पर्यायवाची हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन कूल। कूल जो होता है उसका मतलब होता है किनारा, और एक और ऑप्शन है इसमें कुल। कुल का मतलब होता है वंश। तो दोनों में ध्यान रखना है, छोटे ऊ की मात्रा जिसमें लगी हो वो होता है कुल, इसका मतलब होता है वंश, और कूल का मतलब होता है किनारा। तो इसके और पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं कुल के, जिसका मतलब है वंश। कुल के जो पर्यायवाची हैं वो है संपूर्ण, सकल, समग्र, कुनबा, खानदान, घराना, परिवार, कुटुंब। तो मेनली जो अगर बात करें तो जैसे कि खानदान या घराने से संबंधित होता है ये कुल शब्द। इसके अलावा दर्प शब्द है। दर्प के जो पर्यायवाची हैं वो हैं अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, मद, घमंड, गर्व, मिथ्याभिमान, आत्म श्लाघा। आत्मश्लाघा भी इसका एक पर्यायवाची शब्द है। फिर आता है हमारा कूल। तो कूल के जो पर्यायवाची हैं वो है किनारा, तट, कगार, साहिल और तीर। नेक्स्ट जो शब्द है हमारा प्रवाह। प्रवाह के जो पर्यायवाची हैं वो है धारा या बहाव। तो धारा या बहाव को कहते हैं हम क्या, प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, न करने योग्य वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो न करने योग्य शब्द के वाक्यांश के लिए जो एक शब्द होगा वो हो जाएगा हमारा अकर्णीय। अकर्णीय हो जाएगा इसका सही उत्तर। और वाक्यांश के लिए एक शब्द जो होते हैं ये एक उचित शब्द को एक उचित शब्द होता है जो कि पूरे वाक्यांश को प्रदर्शित करता है। जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, घोड़े के रहने का स्थान। तो घोड़े के रहने का स्थान जो है हमारा ये एक वाक्यांश है, और इसके लिए एक उचित शब्द जो है वो है अस्तबल। तो अस्तबल हम कहेंगे, घोड़े के रहने के स्थान के बदले हम अस्तबल का प्रयोग करेंगे। ऐसे ही अगर बाकी वाक्यांशों की बात करें जो कि ऑप्शन में थे, अनुसरण करने योग्य, इसके लिए उचित शब्द हो जाएगा अनुसरणीय। अनुकरण करने योग्य, इसके लिए उचित शब्द होगा अनुकरणीय। और करने योग्य काम जो होगा इसके लिए हम कहेंगे कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा संधि से संबंधित, गुरुपदेश शब्द में कौन सी संधि है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो गुरुपदेश शब्द जो है इसमें हमारी दीर्घ संधि है। तो दीर्घ संधि के क्या नियम हैं। तो दीर्घ में देखो, अगर हम बात करें स्वरों की तो एक स्वर संधि है और 2 सवर्ण, मतलब कि एक ही जाति के जो वर्ण होते हैं जैसे ए आ या फिर ए या फिर आ मिलकर के एक दीर्घ स्वर बनाते हैं और समान ही जाति का बनाते हैं, तो उनको ही हम कहते हैं सवर्ण। तो 2 सवर्ण ऋस्व या दीर्घ स्वरों के मेल होने पर दीर्घ स्वर बन जाता है। जैसे आप एग्जाम्पल में अगर देखें तो ये सवर्ण आपको दिख रहे हैं, ए और आ मिला करके बन गया है हमारा आ। तो शिव आल्य जो है ये हमारा शिव आल्य, इसमें अगर बात की जाए किस तरह से संधि हो रही है, तो यहाँ पर देखो व से हमने अ ले लिया और यहाँ पर हमारा आ है, तो ये बचा क्या, ये बचा हमारा शिव। तो देखो जो व्यंजन है वो हमारे कुछ इस तरह से लिखे जाते हैं, जो शुद्ध रूप होता है व्यंजन का, नीचे हलंत लगा करके हम व्यंजन को लिखते हैं, और जब ये बोले जाते हैं तो ये स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। तो जब स्वर इनमें जुड़ जाता है तो इनके नीचे का हलंत हट जाता है, तो ये शिव बन गया जब हमने इसमें अ जोड़ दिया। तो ये जो शिव था और आल्य था ये जुड़ करके ये ए और आ जुड़ करके क्या बन गया, हमारा आ बन गया, तो शिवालय बन गया। तो इस तरह से सवर्ण, अब देखो दूसरा सवर्ण अगर हम यहाँ देखें ई और ई के मिलने से क्या बन रहा है, बड़ा ई बन रहा है। तो बड़ा स्वर बनेगा जब भी बनेगा इसमें, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं दीर्घ स्वर संधि। फिर आपकी यण स्वर संधि है, पहले क्लास में मैंने आपको ये समझा दी थी। और फिर गुण स्वर संधि है, नियम आप देख सकते हैं इसके, ए आ के साथ ई का मेल होने पर ए हो जाता है, ऊ का मेल होने पर ओ हो जाता है, और री का मेल होने पर आर हो जाता है। और मेल किसके साथ होगा, ए आ के साथ ही मेल होगा इन सभी का। तो इसका एक उदाहरण यहाँ पर दिया है, जैसे कि देव और इंद्र, इसमें क्या मिला, ए और ई मिल गया, तो ये बन गया आपका देवेंद्र।
वृद्धि स्वर संधि को आप ध्यान रख सकते हैं जिसमें मात्राओं में वृद्धि हो जाती है, जैसे कि ए आ का मेल हो जाता है ए के साथ, और ए का साथ जो है होने पर ए, और ओ के साथ होने पर ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह से क्या है, देखो ए के साथ ये ए मिला दिया तो बन गया एक एक। तो इसमें मात्राओं में आपको वृद्धि, सबसे बड़ी पहचान ये है, या तो ए की मात्रा होगी या तो फिर इस तरह से ओ की मात्रा होगी, एक मात्रा की वृद्धि हो जाएगी इसमें। तो वृद्धि स्वर संधि इस तरह से आप ध्यान रख सकते हैं। तो पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आप चाहें तो उनको डिटेल में पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुष्क शब्द का विलोम होगा। शुष्क शब्द का विलोम हो जाएगा आर्द्र। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा हमारा। और इसके बारे में और थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। देखो, जो विलोम शब्द हैं इनका चुनाव करते समय हमें ये भी देखना चाहिए कि शब्द तत्सम है या तद्भव है, क्योंकि ऑप्शन में हमें दो एक ही मीनिंग वाले शब्द मिल सकते हैं। जैसे कि हम अगर देखें, शुष्क शब्द का सीलन भी सही विकल्प हो सकता है, क्योंकि शुष्क का मतलब क्या होता है, सूखा, और आर्द्र का मतलब क्या होता है, गीला। वैसे ही सीलन का मतलब भी वही होता है, गीला। तो लेकिन सीलन जो है तद्भव शब्द है, इसलिए ये नहीं होगा। क्योंकि अगर हम बात करें विलोम शब्दों की, तो विलोम में सेम जाति का होना चाहिए, वो उसी जाति का होना चाहिए। जैसे कि ये शुष्क तत्सम शब्द है, तो तत्सम ही इसका विलोम होना चाहिए। तो शुष्क शब्द तत्सम शब्द है, इसलिए आर्द्र शब्द जो है तत्सम है, इसलिए ये सही माना जाएगा। तो सीलन हम इसे सही नहीं मानेंगे। हो सकता है आपके मन में कन्फ्यूज़न हो जाए कि ये सीलन क्यों नहीं है इसका। तो अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, जिससे कि आपको आगे के भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिलते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वह दौड़ता फिरता है, वाक्य में दौड़ना क्रिया है। देखो, क्रिया से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ये सीरीज़ मैंने इसलिए ही चलाई है जिससे कि इसमें तरह तरह के क्वेश्चंस आएँ और आपके सभी जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे, इसलिए रेगुलर इस सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करें। तो वह दौड़ता फिरता है, वाक्य में दौड़ना क्रिया जो है ये है हमारी अकर्मक क्रिया। तो इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़ता है वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। तो किस तरह से, जैसे कि इसका एग्जाम्पल अगर हम देखें, पूजा नाचती है, तो कौन नाचता है, पूजा नाचती है। तो इसका जो फल है वो कर्ता पर पड़ रहा है। लेकिन अगर बात करें सकर्मक क्रिया की, तो इस क्रिया का प्रभाव कर्ता पर न पड़ करके कर्म पर पड़ता है, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रीना खाना खा रही है, तो क्या खाया जा रहा है, इसमें खाना खाया जा रहा है। लेकिन जो मेन चीज़ है अकर्मक में वो पूजा है। कौन नाचता है, पूजा नाचती है। इस तरह से अगर आप इनको कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगा। तो इसमें क्या खाया जा रहा है, खाना खाया जा रहा है। तो इसमें क्या पड़ रहा है, जो क्रिया का जो प्रभाव पड़ रहा है वो कर्ता पर ना पड़ करके सीधा, जैसे इसमें पड़ रहा था, वो पड़ रहा है हमारा कर्म पर, यानी खाने पर पड़ रहा है। फिर आता है हमारा प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया जो है, जहाँ कर्ता कार्य को स्वयं न करके, जो करने वाला है मतलब वो कार्य को खुद ना करके दूसरे से करवाता है, तो वहाँ पर प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे कि महेश नाई से बाल कटवाता है, तो महेश नाई से बाल कटवाता है। इसमें और तरह की भी क्रिया हो सकती हैं, जैसे किसी को पढ़वाना या फिर किसी से कुछ लिखवाना। तो वो भी सभी हमारी जो क्रियाएं हैं वो प्रेरणार्थक क्रिया होती है। किसी से कुछ भी काम करवाना वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेरणार्थक क्रिया में हो जाएगा। फिर आता है हमारा द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक में क्या होता है, जिन सकर्मक क्रियाओं में एक साथ दो दो कर्म होते हैं उन्हें द्विक्रमक क्रिया कहते हैं। तो सकर्मक हमने यहाँ पर देख लिया। तो इसी में थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन हो जाता है, थोड़ा सा और इसमें बदलाव हो जाता है। जैसे कि टीना ने शाम को नाश्ता कराया। टीना ने शाम को नाश्ता कराया, इसमें जो हमारा कर्म है, वो जो मेन कर्म है हमारा वो है नाश्ता, और जो इसमें जो हमारा दूसरा कर्म है हमारा वो है हमारा शाम। तो टीना ने शाम को नाश्ता कराया, इस तरह से आपको इसमें सेंटेंसेस मिलेंगे। जैसे कि राम ने शाम को ये काम करवाया, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें हमेशा आपको दो नाम मिल सकते हैं, दो पर्सन मिल सकते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस में क्या होगा, द्विकर्मक क्रिया होगी। तो अक्सर इसमें यही पूछा जाता है कि इस वाक्य में कौन सी क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं गया था और मेरा भाई यहीं रहा। वाक्य में समुच्चय बोधक पद कौन सा है। तो इसमें जो सही उत्तर होगा हमारा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। और समुच्चय बोधक शब्दों के बारे में देख लेते हैं। दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अव्यय क्यों कहते हैं, क्योंकि इनका रूप नहीं बदलता है,
लिंग वचन और किसी भी तरह से भी लिंग वचन कारक के अनुसार इनका जो रूप है वो बदलता नहीं है। अगर और एक वचन में प्रयुक्त हो रहा है तो ये बहुवचन के साथ भी और ही प्रयुक्त होगा। जैसे कि हमारा सेंटेंस है यहाँ पर, सूरज निकला और पक्षी बोलने लगे, तो ये क्या है, हमारा समुच्चय बोधक अव्यय है, समुच्चय बोधक शब्द भी कह सकते हैं। तो यहाँ और समुच्चय बोधक अव्यय है। और समुच्चय बोधक अव्यय जो होते हैं इनके दो प्रकार होते हैं, समानाधिकरण और व्यधिकरण। तो आगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इनको और डिटेल में समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा शब्द पहचानिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3, कौमार्य। तो ये जो है कौमार्य एक अवस्था है, जैसे कि होता है ना आपके टीन एज और यंग एज के बीच का जो मतलब वही उसका जो टाइम पीरियड होता है। जैसे किसी को कह देते हैं ना, किसी बालक को कह देते हैं कि कुमार है, कुमार कहने के बदले क्या कहते हैं हम, अवस्था अगर कहें तो कौमार्य अवस्था कह सकते हैं कि ये कौमार्य अवस्था में है। तो भाववाचक संज्ञा होती क्या है, किसी भाव, गुण, दशा आदि का ज्ञान कराने वाले शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, जैसे कि क्रोध, मिठास, यौवन, कालिमा। तो ये क्या है, एक भाव दर्शा रहे हैं, इनको हम देख नहीं सकते, बस महसूस कर सकते हैं। तो भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय में ये शब्द अगर हम जोड़ देंगे तो उससे बन जाता है भाववाचक संज्ञा। तो ज़्यादातर इसकी यही पहचान है, जैसे कि आओ, त्व, पन, अन, इमा, ई, ता, हट, घबराहट, इस तरह से हम इनका निर्माण कर देते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया या फिर अव्यय में ये शब्दों को जोड़ करके, ये प्रत्यय होते हैं बेसिकली, इनको जोड़ करके भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का बहुवचन होता है। तो ब्रैकेट में दिया है अविभक्तिक, इसका मतलब होता है जिसकी विभक्ति ना की जा सके, जो विभक्त ना किया जा सके मतलब। तो कवि शब्द का बहुवचन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 2, कवि। तो कवि जो शब्द है वो एक वचन भी यही रूप है इसका और बहुवचन भी यही रूप है, तो ये बदलता नहीं है। देखो अगर हम इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो एक वचन का सेंटेंस अगर हम देखें, एक वचन का वाक्य, तो ये है हमारा कवि कुमार विश्वास आए हैं। कुमार विश्वास जो है एक कवि हैं, तो अगर वो एक पर्सन की हम बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी हम कवि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन अगर बहुवचन में हम कह रहे हैं कि सभी कवि हमारे हिंदी के आधार हैं, तो यहाँ पर हमने कवियों नहीं किया है या फिर कवियाँ नहीं किया है, तो ये क्या है, ये हमारा बहुवचन वाला वाक्य है। तो शब्द के जिस रूप से वस्तु की संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। जैसे लड़का खेलता है और लड़के खेलते हैं, तो पहला वाक्य जो इसमें एक वचन है, दूसरा है बहुवचन। दो प्रकार के होते हैं वचन हिंदी में, एक वचन और बहुवचन। पूछा जाता है कभी कभी कि वचन कितने होते हैं हिंदी में, तो 2 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, वाक्य किस काल का है। तो ये जो वाक्य है हमारा, ये है अपूर्ण वर्तमान, ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही उत्तर हो जाएगा। अपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसमें जो है हमारा कार्य जारी है। जब कोई कार्य वर्तमान में जारी है, हमारा चल रहा है, उसके पूरा होने का प्रमाण नहीं है कि पूरा हो गया है या कब पूरा होगा, मतलब जारी है वर्तमान में, तो उसको हम कहते हैं अपूर्ण वर्तमान, क्योंकि ये काम जारी है, अभी पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान इसको हम कहेंगे। और वर्तमान जो काल है उसके 6 भेद होते हैं, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल और संभाव्य वर्तमान काल। आगे आने वाले वीडियोस में हम इनके बारे में भी पढ़ेंगे, जैसे जैसे क्वेश्चंस आएंगे इनसे रिलेटेड तो हम पढ़ते जाएंगे। चोर की दाढ़ी में तिनका इस लोकोक्ति का अर्थ है। तो चोर की दाढ़ी में तिनका इस लोकोक्ति का अर्थ है ऑप्शन नंबर 3, दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है। जैसे कहते हैं ना कि चोर की दाढ़ी में तिनका, वो इंसान कुछ ना कुछ गड़बड़ कर देगा डरते हुए, तो इसलिए लोग क्या कहेंगे, ये नहीं कहेंगे दोषी व्यक्ति स्वयं डरता है, बल्कि वहाँ लोकोक्ति का प्रयोग करते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो लोकोक्ति किसे कहते हैं, किसी विशेष स्थान पर प्रसिद्ध हो जाने वाले जो कथन होते हैं उनको हम कहते हैं लोकोक्ति। लोकोक्ति वाक्यांश न होकर स्वतंत्र होते हैं। जैसे अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति के करने से कोई कठिन काम पूरा नहीं होता। मतलब जो ये हमारी लोकोक्ति दी हुई थी, अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, तो इसका अर्थ है कि एक व्यक्ति के करने से कोई काम पूरा नहीं होता, कठिन काम। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। तो अशुद्ध बेसिकली इसमें पूछा है वर्तनी शब्द की हमसे
कि कौन सा अशुद्ध है, जो कौन सा जो शब्द है उसकी वर्तनी सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 3। तो ये है हमारा संसारिक, क्योंकि संसारिक ऐसे नहीं लिखा जाता है, संसारिक लिखते हैं हमारा कुछ इस तरह से, यहाँ पर दिया नहीं है, मैं बता देती हूँ। तो ये है हमारा जो संसारिक लिखा है, इसमें स के बाद आ की मात्रा आएगी, तो यहाँ पर हमारी आएगी आ की मात्रा, सांसारिक होगा ये। थर्ड जो ऑप्शन है हमारा वो सही उत्तर हो जाएगा। वर्तनी किसे कहते हैं? वर्तनी होती है लिखने की रीति, या फिर इसको अक्षरी या फिर हिज्जे भी हम कहते हैं इसे। तो इसके अन्य नाम भी याद रखेंगे, हो सकता है कभी पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यय से संबंधित, बुद्धिमती शब्द में प्रत्यय है, तो इसमें प्रत्यय जो है वो है हमारा मति। तो देखो, प्रत्यय और उपसर्ग पहचानने का सबसे अच्छा मेथड होता है कि मूल शब्द को अलग कर लो। मूल शब्द ऐसा होना चाहिए जिसका कुछ अर्थ निकल रहा हो। तो इसमें अगर हम देखें, अगर हम ती प्रत्यय इसमें मान लेते तो क्या शब्द बनता है हमारा? बुद्धिम। तो बुद्धिम कोई शब्द नहीं होता, तो मति अगर हम अलग कर दें और बुद्धि अलग कर दें तो बुद्धि एक सार्थक शब्द है। इस तरह से हम प्रत्यय और उपसर्ग की पहचान करते हैं। मूल शब्द अलग कर लें और सार्थक होना चाहिए, कुछ अर्थ उसका होना चाहिए, ऐसा ना हो कुछ भी आप शब्द अलग कर लें, तो तभी आप प्रत्यय और उपसर्ग को इजीली पहचान पाएंगे। तो गुणवाचक जो तद्धित प्रत्यय होते हैं, ये जो होते हैं हमारे संज्ञा शब्द गुणवाची बन जाते हैं इसमें, गुणवाचक तद्धित प्रत्यय से। तो ये हम क्यों बात कर रहे हैं इस प्रत्यय की? क्योंकि जो हमारा ऑप्शन में है ये वाला हमारा गुणवाचक तद्धित प्रत्यय है। तो जो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं, क्योंकि प्रत्यय शब्द के अंत में जुड़ते हैं, और जब ये प्रत्यय जुड़ जाते हैं इससे जो हमारे संज्ञा शब्द होते हैं वो गुणवाची बन जाते हैं। जैसे ये सभी हमारे क्या हैं? गुणवाचक तद्धित प्रत्यय हैं। जैसे कि अब हमने बुद्धि में ये जोड़ दिया, बुद्धि क्या थी हमारी? संज्ञा थी, लेकिन हमने मान इसमें जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये बुद्धिमान बन गया, तो गुणवाची बन गया ये। इसी तरह से बाकी के शब्द भी बन जाएंगे। वान से बनेंगे हमारे धनवान, विद्वान, बलवान। मान से बनेंगे बुद्धिमान, शक्तिमान, गतिमान, आयुष्मान। तो ये सभी क्या हैं? गुणवाची हैं, ये गुण बता रहे हैं ये किसी व्यक्ति का। पाश्चात्य, पौर्वात्य, दक्षिणात्य। आलू से बनेंगे कृपालु, दयालु, शंकालु। ई से बनेगा विद्यार्थी, क्रोधी, धनी, लोभी, गुणी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में सभी स्वर दीर्घ हैं, उसे चुनिए। तो स्वर के बारे में आपने पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो मैंने इस पर वीडियो आपको प्रोवाइड कराया हुआ है, आप उसको देख लें तो आपको पता चल जाएगा इसका सही से। तो ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसमें हमारा सही उत्तर होगा आ, ई और उ। ये हमारे क्या हैं? दीर्घ स्वर हैं। और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? ये होते हैं हमारे वो स्वर जिनमें कि 2 मात्रा का समय लगता है, मतलब इनके उच्चारण में आपका ज़्यादा समय लगता है बाकी स्वरों के मुकाबले। तो ये हमारे होते हैं आ, ई, उ, ए, ओ, औ। ये सभी स्वर हमारे दीर्घ होते हैं। इनमें उच्चारण में आप देख रहे होंगे इनमें ज़्यादा समय लगता है। इसके अलावा होते हैं हमारे ऋस्व स्वर। ऋस्व स्वर होते हैं वो स्वर जिनके उच्चारण में कम से कम समय लगता है। तो ये हमारे 4 हैं सिर्फ। देखो, इनको अगर आप उच्चारित करेंगे तो इसको किस तरह से एकदम से बोल देंगे बहुत ही कम टाइम में, जैसे अ, ई, उ, री, जबकि इसमें बहुत टाइम लग रहा था। तो इसी उच्चारण के समय को देखते हुए इनको इसमें बांटा गया है ऋस्व और दीर्घ में। तो इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। तो ये थे हमारे हिंदी के आज के क्वेश्चंस। तो इसी तरह से हमारी ये सीरीज़ चलेगी। ऑल्टरनेटिव डेज़ में आपको ये सीरीज़ मिलेगी, जैसे कि हिंदी की आज मिल गई तो कल रीजनिंग की होगी, और इसके अलावा टीचिंग मैथडोलॉजी पर भी आपको जल्दी ही वीडियो मिलेगी, जिससे कि रेगुलर वीडियोज़ रहें। इसीलिए मुझे ये अल्टरनेटिव डेज़ पर देनी होंगी, क्योंकि इसमें हो सकता है कभी कभी वीडियो ना मिल पाए, लेकिन अगर ये मैं ऑल्टरनेटिव डेज़ में आपको दूंगी तो ये आपको रेगुलर मिलती रहेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन समय समय पर मिलते रहें। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड कीप वॉचिंग स्टडी मोर नॉलेज। और PDF अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।